हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजू एरा में। आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसके दो थ्योरी हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बिग बैंग थ्योरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन्हें समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्रह्मांड का विस्तार कहाँ तक है और इसमें क्या क्या एग्जिस्ट करता है। क्या हम सोलर सिस्टम को जानते हैं और इतिहास में ब्रह्मांड को कितना जाना जाता था और कहाँ तक जाना जाता था, इस सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये है हमारा प्लेनेट। ये सोलर सिस्टम के अंदर है। सोलर सिस्टम होता है मतलब एक सन, प्लैनेट्स, उसके मून्स और एस्टेरॉइड्स, ये सारे मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और हमारा सोलर सिस्टम मंदाकिनी के अंदर है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। वो भी यहाँ पर कहीं। तो प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम होता है गैलेक्सी में, और गैलेक्सी जो होता है वो लगभग अरबों तारों का एक ग्रुप होता है, झुंड होता है। जैसे क्योंकि सूरज भी हमारा एक तारा है। ये देखिए और विस्तार से समझते हैं कि ये हमारा प्लैनेट है जिस पे जीवन है, और ये है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। ये है सोलर सिस्टम, ये सन है, इसके बाद सारे प्लैनेट्स हैं। उसके बाद ये एग्जिस्ट करता है गैलेक्सी के अंदर। गैलेक्सियों का भी ग्रुप होता है। जैसे स्टार्स, जो अरबों स्टार्स होते हैं, उनका ग्रुप एक मिल्की वे, मंदाकिनी, गैलेक्सी बोलते हैं। और ये गैलेक्सियों का जो ग्रुप होता है उसे लोकल ग्रुप कहते हैं। और इन लोकल ग्रुप का बहुत बड़ा ग्रुप जो होता है वो होता है सुपर क्लस्टर। अभी तक ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो है सुपर क्लस्टर, जो बहुत से मंदाकिनियों का समूह होता है, जिसमें लगभग अरबों मंदाकिनियाँ आती हैं। पहले ज़माने में लोगों का जानकारी ब्रह्मांड को लेकर कितना था, देखिए समझते हैं। क्लॉडियस टॉल्मी एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने सन 140 ईस्वी में ये बताया, एक थ्योरी रखा जिसका नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो मतलब होता है जियोसेंट्रिक मतलब होता है कि जियो मतलब पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब बीच में। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था उस समय, और चर्च ऑफ वेटिकन सिटी को अर्थ का सेंटर माना जाता था। और ये कहा जाता था कि खैर मून तो हमेशा से ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन तब माना जाता था कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। तो अर्थ के बाद आता था हमारा चंद्रमा यानी मून के बाद था मरकरी के बाद वेनस के बाद सन था। सूरज भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उस समय ये माना जाता था। उसके बाद था मार्स के बाद जुपिटर, और जुपिटर के बाद सैटर्न तक ही लोगों की अभी तक खोज हुआ था। उसके बाद लोग नहीं जानते थे कि वेनस नाम का भी कोई ग्रह है, क्योंकि वेनस ग्रह का भी खोज नहीं हुआ था। उसके बाद सन 1543 ईस्वी में निकोलस कॉपरनिकस ये आए, अपना अलग ही थ्योरी रखा इन्होंने। ये बोले कि भैया जो पृथ्वी है वो एक जगह स्थिर नहीं है,
जो पृथ्वी है वो एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि ये सूरज का चक्कर लगाता है। सूरज जो है, इन्होंने हीलियोसेंट्रिक का थ्योरी रखा। हीलियो मतलब होता है कि सन, हीलियो मतलब सन, सेंट्रिक मतलब बीच में, यानी ब्रह्मांड का केंद्र सूरज है और सूरज का चक्कर लगाता है, सूरज का चक्कर लगाता है मरकरी, मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद पृथ्वी, पृथ्वी का अपना एक मून है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। उसके बाद से आते हैं स्टार्स। ये रहा हमारा पूरा ब्रह्मांड। इतना ही तक इनको नॉलेज था। लेकिन इसके बाद विलियम हर्शेल आए 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में इन्होंने कहा कि आवर यूनिवर्स आर नॉट कन्फाइंड अप टू सोलर सिस्टम। हमारा ब्रह्मांड केवल सौर मंडल तक सीमित नहीं है। हमारा ब्रह्मांड केवल सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है। हमारा ब्रह्मांड असंख्य आकाश गंगाओं का, आकाश गंगा मतलब जिसमें बहुत से सोलर सिस्टम आते हैं, लाखों अरबों तारे होते हैं, उसका ये भरे पड़े हैं ब्रह्मांड में। और प्लैनेट जो है हमारा, सन जो है, सन, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये हमारे गैलेक्सी के कोई एक अंश हैं। इसके बाद सन 1929 ईस्वी में एडविन हब्बल ने एक अपना थ्योरी रखा। सन 1920 के लगभग एडविन हब्बल ने एक थ्योरी रखा, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस यानी विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, कि भैया ब्रह्मांड जो है वो बढ़ रहा है, विस्तार कर रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्योंकि इन्होंने देखा कि दो मंदाकिनी, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है वो है आकाश गंगा के अंदर, और उसके पास ही एक और मंदाकिनी है, एक और आकाश गंगा है जिसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ये हमारे आकाश गंगा का सबसे नज़दीक गैलेक्सी है, और ऐसी बहुत से गैलेक्सियां हैं। तो इन्होंने बताया। और एक है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि कोई भी लाइट जो जिसमें अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है, वस्तु जब वो दूर जाती है तो हमें, जब दूर जाती है तो हमें रेड दिखाई देती है, और जब पास आती है तो हमें ब्लू या फिर बैगनी, वायलेट दिखती है। ये होता है डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि नज़दीक आने पर उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और दूर जाने पर उसकी फ्रिक्वेंसी घट जाती है। लाइट स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, आने पर, जाने पर लाइट स्ट्रेंथ घट जाता है। और इसमें देख सकते हैं आप कि जो आ रही है वो नीली दिखाई पड़ रही है, बैगनी या फिर नीली दिखाई पड़ रही है, जो जा रही है वो लाल दिखाई पड़ रही है। इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट। तो इससे पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। ये रहा पहला सबूत, जो हमारा ब्रह्मांड विस्तार करता है, इन्होंने बताया। और दूसरा ये था कि कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन। वैज्ञानिकों ने ये देखा
कि ब्रह्मांड में ये जो लाल लाल दिखाई पड़ रहा है ये गर्म भाग है वहाँ के, और जो ये हीट उत्पन्न कर रहे हैं, और हीट के वजह से जहाँ से हीट निकलती है वो होता है वहाँ से निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कुछ समय बाद देखा गया कि ये ठंडे पड़ रहे हैं। वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम हो रही है। यूनिवर्स के वो 2 एरियाज जो बहुत ज़्यादा गर्म थे ठंडे हो रहे हैं, यानी इसका मतलब कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी जब विस्तार हो रहा है तो कभी ऐसा वक्त होगा जब ये किसी एक ही पॉइंट पर होगा। यहाँ से विस्तार होते होते इतना विस्तार हो गया, ये कभी एक पॉइंट पे रहा होगा। तो ब्रह्मांड के विस्तार का ये दूसरा सबूत है। और चलिए देखते हैं तीसरा। बॉब विल्सन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा एंटीना बनाया जिसका नाम था एंटेना रेडियोस्कोप। ये चाहते थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूनिवर्स से आ रहे हैं उस पर स्टडी किया जाए। रेडियो वेव्स डिटेक्ट करने पर जब ये रेडियो वेव्स जब डिटेक्ट किया गया तो हर जगह एक जैसा ही नॉइज़ आ रहा था। इन्होंने देखा कि एक अजीब सा नॉइज़ आ रहा था जो सो कर की आवाज़ आ रही थी। तो इन्होंने समझा कि लगता है कि रेडियो में कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। हालांकि सब कुछ ठीक करने के बाद फिर भी ये आवाज़ें आ रही थीं। उसके बाद से दूसरे संस्थान पर जब चेक किया गया तो सेम ऐसा ही नॉइज़ मिला जैसा नॉइज़ पहले मिल रहा था। तो जब इस पर स्टडी किया गया तो इसे ये पता चला कि बहुत लाखों करोड़ों साल पहले हो सकता है कि कोई बहुत दमदार विस्फोट हुआ होगा जिसकी नॉइज़ अभी तक फैल रही है पूरे ब्रह्मांड में। तो अब तक हमने 3 सबूत देखा ब्रह्मांड के विस्तार होने का। एक है डॉपलर इफेक्ट, और दूसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, और तीसरा एविडेंस ये है कि कभी न कभी बहुत अरबों साल पहले कोई ना कोई विस्फोट हुआ होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको जो दोनों थ्योरी है, स्टेडी स्टेट थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहता है कि ब्रह्मांड पहले से ही है और न ये बना है, ये बना नहीं है और ये हमेशा रहेगा, और ये अपना फैलाव नए क्रिएशन से मेंटेन रखता है। यानी ब्रह्मांड कहीं विरल है तो कहीं सघन है। जहाँ सघन है, जहाँ ब्रह्मांड में मैटर बहुत पास है, जहाँ बहुत पास है वहाँ की डेंसिटी हाई होती है, और जहाँ दूर दूर होते हैं वहाँ की डेंसिटी कम होती है। और जहाँ विरल होते हैं वहाँ नए तत्वों का निर्माण होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्रिएशन, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी। लेकिन इन्होंने इस थ्योरी को हरमन बैंडी, फ्रेड हॉयले और थर्मन गोल्ड, ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। मगर ये बात नहीं बता पाए कि आखिर में जो नया तत्व बन रहा है वो
तो चलिए समझते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है, जियोर्ज लेमेंत्रे, जो बेल्जियम के खगोलशास्त्री एवं पादरी भी थे, इन्होंने सन 1970 और 72 के बीच ये थ्योरी रखी और उन्होंने कहा कि लगभग 13.7 यानी 13.7 बिलियन ईयर पहले एक धमाका हुआ, एक छोटा सा परमाणु के बराबर एक बिंदु से, जिसे सिंगुलर एटम कहते हैं, धमाका हुआ और ये ब्रह्मांड बना। जब ये धमाका होने ही वाला था तो उस समय टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी उस समय टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था और डेंसिटी अनंत थी, टेम्परेचर अनंत था और ग्रेविटी नहीं थी, क्योंकि विस्फोट के 1 सेकेंड के भीतर ब्रह्मांड एक तिनके से लगभग एक आकाशगंगा के बराबर का रूप ले लिया था। अगर ग्रेविटी पहले से होती तो आकाशगंगा इतना बड़ा नहीं होता, उतने समय के भी एक आकाशगंगा के बराबर नहीं फैल पाता। और 1 सेकेंड के भीतर ही बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जैसे प्रोटॉन्स बना और लाइट एलिमेंट बने। चलिए दिखाते हैं प्रोटॉन्स। ये है क्वार्क। जब प्रोटॉन्स बना तो ये क्वार्क के रूप में था। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में हर मैटर का एक एंटी मैटर होता है। ये क्वार्क जो थे, ये उस समय टेम्परेचर ट्रिलियन में था और इतना टेम्परेचर में ये जो प्रोटॉन्स थे, इनके एंटी प्रोटॉन्स, इनमें चार्ज भी गजब का था और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और नज़दीक आने पे इतना बड़ा विस्फोट होता था कि मानो 10 मेगाटन का एटम बम भड़काया गया हो, विस्फोट हुआ हो। और उस समय ये क्वार्क जो थे वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गए थे सेकंड के भीतर। और ये क्वार्क्स इस रूप में थे, मानो कोई तरल में तैर रहे हों, कोई तरल पदार्थ हो सकता है, वो कोई फोर्स रहा हो। और उसके बाद लाइट एलिमेंट बने, जैसे ड्यूटेरियम, हीलियम, लिथियम, ये बने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और ब्रह्मांड के विस्फोट के समय जो टेम्परेचर था वो अनंत था और विस्तार होने के वजह से इसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिर रहा था और एक सेकेंड के भीतर प्रोटॉन्स बन चुके थे। उसके बाद से न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियन बन चुका था और न्यूक्लियन ने उसके बाद बने लाइट एलिमेंट के बाद पूरा जो ब्रह्मांड था वो हाइड्रोजन से भर चुका था। उसके बाद लगभग 100 मिलियन ईयर तक, 100 मिलियन ईयर के बाद 100 मिलियन ईयर के बाद स्टार बनना स्टार्ट हो गया। यानी 100 मिलियन
ईयर तक ब्रह्मांड परमानेंट तौर पे कहें तो लाइट में नहीं था, प्रकाश में नहीं था, इसीलिए इसको डार्क एज कहा जाता है। और विस्फोट के 500 ईयर बाद गैलेक्सियां बनी और 4 मिलियन बाद स्टार बहुत सारे बन गए, नेबुलास बने, सोलर सिस्टम बना। माना जाता है कि 5 बिलियन हमारा ब्रह्मांड विस्फोट से हमारा जो सौर मंडल है और उसके तारे हैं लगभग 5 बिलियन ईयर बाद बना। और इसके बाद सौरमंडल बने। सौरमंडल के बाद हमारा पृथ्वी पे जीवन संभव हुआ। तो ये रही हमारी सौरमंडल की जर्नी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।